Welcome, dear students. Myself, Dr. Sangeeta Mel, Assistant Professor in Zoology. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है। और फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में हमने ब्लड के कंपोजिशन और ब्लड की प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, इन सब बातों के बारे में डिस्कस लास्ट वीडियोस में किया है। हमारा आज का जो वीडियो है वो है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिले हैं, किस बेसिस पे उन ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी हुई है, इस तरह की बेसिक बातें अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। अगर ब्लड ग्रुप्स की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी तरह के ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी अभी तक की जा चुकी है। जैसे एक ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसमें आप लोगों ने ब्लड ग्रुप के नाम पे आप लोग यही जानते हो एक्चुअली तो, कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, या फिर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ये सारी बातें आपने ब्लड ग्रुप के बारे में सुनी हैं। तो ये ए बी ओ, ये जो भी हैं, इस वाले ब्लड ग्रुप के सिस्टम को हम कहते हैं एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्लड ग्रुप का टाइप है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप्स को या अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो किया जाता है आरबीसी की सरफेस पे पाए जाने एंटीजन्स एंटीजन्स के बेसिस पे। जैसा एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। तो सबसे पहले तो हम एक बार कॉमन बात करते हैं कि अभी तक किस किस तरह के ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की तो मैंने आपको बता दी। एक सिस्टम तो हो गया एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा होता आरएच सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच सिस्टम, ये दो ही ब्लड ग्रुप टेस्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, और ये ही दोनों जो हैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो कि पॉपुलराइज्ड हैं। रेस्ट ऑफ द डिस्कवर्ड हैं बट इतने ज़्यादा उनको यूज़ नहीं किया जाता है। तो एबीओ सिस्टम के अलावा कौन कौन से सिस्टम है अपने पास? आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, एमएनएस सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, केल सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, लूथरन सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, डफी सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स, डीगो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड किड सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप्स। हर ऐसा नहीं है कि जिसमें एबीओ, जहाँ एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप या आरएच सिस्टम देखने को मिल रहा है वहाँ रेस्ट ऑफ द सिस्टम नहीं है। हर ह्यूमन बीइंग की आरबीसी पे हर एक तरह के ब्लड ग्रुप के एंटीजन प्रेजेंट हैं। अगर पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के एंटीजन प्रेजेंट हैं तो हम उस ब्लड ग्रुप के लिए क्या हैं? पॉजिटिव हैं। या फिर किसी के एक से ज़्यादा एलील्स हैं तो हमारा वो पर्टिकुलर जो एलील प्रेजेंट है वो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब सपोज़ कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए बी है, ठीक है, तो अगर आपके पास आरएच एंटीजन है तो आप पॉजिटिव हो। अगर हम एमएनएस सिस्टम का देखेंगे तो हमें उसके एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा कि आपके आरबीसी पे एमएनएस सिस्टम में से कौन से टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। या केल सिस्टम की बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि आपके पास पर्टिकुलर एंटीजन है या नहीं है। या फिर लूथरन सिस्टम या डफी, डीगो या किड सिस्टम, हर एक तरह के ब्लड ग्रुप की आरबीसी एक साथ एंटीजन एक साथ हमारी आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। इट डिपेंड्स कि हमने ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के टाइम पे किस पर्टिकुलर टाइप के ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करी है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ABO सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। दोज आर A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप। और इन सभी के सभी ब्लड ग्रुप्स का हमने कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया है? जो एग्लूटिनोजेंस यानी कि जो एंटीजेंस RBC की सरफेस पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग। सपोज दिस इज योर RBC। अगर RBC की सरफेस पे A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे दिया? A ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हो गया A ब्लड ग्रुप। अगर RBC की सरफेस पे B एंटीजन प्रेजेंट है तो हमने ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे दिया है? B ब्लड ग्रुप। अगर RBC की सरफेस पे A एंटीजन भी प्रेजेंट है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमने उसको नाम दे दिया है, जब दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो नाम दे दिया A B ब्लड ग्रुप। जब A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है। मगर अगर RBC की सरफेस पे ना तो A एंटीजन प्रेजेंट है और ना ही B एंटीजन प्रेजेंट है, दोनों ही एंटीजन एब्सेंट हैं, तो उस कंडीशन में हमने ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया O ब्लड ग्रुप, जिसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर अपन देखें, आपने सुना होगा, देखें क्या, कि किसी आदमी को अगर गलत खून चढ़ा दिया जाता है तो उसको तकलीफ़ हो जाती है, कई बार इंसान मर भी जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो आपको पता लग गया कि हमारे RBC की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर RBC की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, वो भी कोई पर्टिकुलर टाइप का, तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को तो पहचानती हैं, वो तो उनका फैमिली मेम्बर हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एंटीजन आया तो वो उसको नहीं पहचानती हैं, वो उनके लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया और वो एंटीबॉडीज उसको किल कर देती हैं, जो अदर देन पर्टिकुलर एंटीजन वाली RBC होती हैं उनको। तो कौन से ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में RBC पे कौन सा एंटीजन है और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, इसकी बात करते हैं। तो जो A ब्लड ग्रुप के इंसान होते हैं उनकी RBC की सरफेस पे तो एंटीजन A ही होता है, लेकिन उनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उनमें B एंटीबॉडी B होती हैं, यानी कि B एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो B ब्लड ग्रुप वाला इंसान है उसके RBC के सरफेस पे B एंटीजन होता है, लेकिन उसका जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी A होती है, यानी कि एंटीजन A के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो AB ब्लड ग्रुप वाला इंसान है उसकी RBC के सरफेस पे A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है। तो अगर उसने अपने प्लाज्मा में एंटीजन A के अगेंस्ट एंटीबॉडी रखी तो भी उसकी RBC गई, और अगर उसने एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडी रखी तो भी उसकी RBC गई। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ना तो अगेंस्ट एंटीजन A और ना ही अगेंस्ट एंटीजन B। फिर आता है O ब्लड ग्रुप वाले इंसान। O ब्लड ग्रुप वाले के RBC के सरफेस पे ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। तो जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसके ब्लड के कांटेक्ट में जब भी किसी एंटीजन वाली RBC आएगी तो वो तो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इसमें A एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होती है और B एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी होती है। अब बात आती है कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनकी वंशानुगति
कैसे होती है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ब्लड जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपने पढ़ा होगा पाइसम सटाइवम के बारे में कि उसकी हाइट के लिए 2 एलील्स होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब किसी भी फिनोटाइप को, किसी भी लक्षण प्रारूप को निर्धारित करने के लिए 2 से अधिक एलील होते हैं, तो इस तरह के जो फिनोटाइप्स होते हैं उनके लिए जो एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कहते हैं मल्टीपल एलील्स। और उनकी जो इनहेरिटेंस होती है, जो वंशानुगति होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस, बहु जीन वंशानुगति। यानी अगर किसी पर्टिकुलर जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स हैं, 2 तो होते ही हैं, ठीक है। सपोज़ कि कोई जीन, अपन बात करते हैं अभी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है ना, मटर के लिए जो आपने देखा था, तो उसके 2 एलील तो थे ही, कैपिटल टी एक तो, और दूसरा स्मॉल टी। तो 2 तो नॉर्मल है, किसी जीन के 2 फॉर्म होते हैं। लेकिन इस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन के लिए अगर 3 एलील होते, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड एक हो जाता सपोज टी नोट, तो अब इसकी इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस, बहुजीन वंशानुगति। ABO ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलेलिक इनहेरिटेंस, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, उस जीन की 2 से ज़्यादा फॉर्म्स पाई जाती हैं, उसके 2 से ज़्यादा रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप देखने को मिलते हैं? 3। कितने एलील्स होते हैं उस जीन के लिए? 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं एलील? 3 होते हैं, IA, IB एंड IO, या फिर इसको जो IO है उसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ही बात है। अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसी इंसान का बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास इन तीनों में से एट ए टाइम तो 2 ही एलील होंगे ना, तो इन तीनों में से कौन से 2 एलील प्रेजेंट हैं, उसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप्स, उनकी कंपेटिबिलिटी क्या है और उनका जीनोटाइप क्या है। तो हमने बात करी थी कि रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप्स के RBC की सरफेस पे कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उनका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये बात तो हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। तो जो A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, चूँकि उसकी RBC पे A एंटीजन है, ठीक है, पर उसके पास A एंटीजन के लिए एंटीबॉडी तो नहीं है, तो A ब्लड ग्रुप वाला A को डोनेट कर सकता है। अब हमें ये देखना है कि A एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कहाँ नहीं है। तो अगर अपन यहाँ देखें B ब्लड ग्रुप में, तो इसके पास तो एंटी-A एंटीबॉडी है। अगर हम देखें O ब्लड ग्रुप में, तो इसके पास भी एंटी-A एंटीबॉडी है, लेकिन AB ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो A ब्लड ग्रुप वाला किसे डोनेट कर सकता है? खुद को तो कर ही सकता है, प्लस AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कर सकता है, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसे कर सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसे कर सकता है। अब हम देखते हैं B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे डोनेट कर सकता है। तो पहले हम देखते हैं B ब्लड ग्रुप वाले की RBC की सरफेस पे एंटीजन कौन सा है? B, और एंटीबॉडी कौन सी है? A। ठीक है, ठीक है साहब। B ब्लड ग्रुप वाले को तो कर ही देगा, ठीक है, सेम को तो कर देगा, क्योंकि इसके पास B के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब हमें देखना है B के अगेंस्ट एंटीबॉडी और कहाँ नहीं है। तो यहाँ देखो एंटी-B एंटीबॉडी प्रेजेंट है, नहीं कर सकता। यहाँ भी एंटी-B एंटीबॉडी
प्रेजेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को भी नहीं कर सकता। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये कर सकता है। तो बी ब्लड ग्रुप वाला किसको कर सकता है? स्वयं बी को प्लस ए बी ब्लड ग्रुप वाले को। फिर देखते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसे डोनेट कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के लिए आप देखो कि इसके पास एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है। ए एंड बी दोनों एंटीजन है इसके पास। तो ये जिसे भी ब्लड डोनेट करे उसके पास ना तो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होनी चाहिए और ना ही एंटीजन बी के अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी मिल गई तो इस ब्लड का तो काम तमाम हो जाएगा, सामने वाले की ब्लड वेसल्स में क्लोटिंग हो जाएगी और आदमी मर भी सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप में। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी और एंटीजन बी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को तो नहीं कर सकता। बी वाले को देख लेते हैं, इसके पास एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो इसको भी नहीं कर सकता। ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो इसे भी नहीं कर सकता। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसे डोनेट कर सकता है? केवल और केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाला किसे डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी नहीं हो सकती। तो जिसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी वो सबको डोनेट कर सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। आगे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दूंगी यूनिवर्सल डोनर का। मैं कहूँगी ओ नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर। बट अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव का ऑप्शन नहीं है तो आंसर होगा ओ। और अगर क्वेश्चन में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल डोनर और उसमें ऑप्शंस हैं अलग अलग, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो वहाँ आंसर होगा ओ नेगेटिव। तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब हम बात करते हैं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो हर कोई सेम ब्लड ग्रुप वाले से तो ले ही सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला ए वाले से ले सकता है, बी वाला बी वाले से, ए बी वाला ए बी वाले से ले सकता है, ओ वाला ओ वाले से ले सकता है। प्लस जो यूनिवर्सल डोनर है वो तो सबको दे सकता है, तो सब के सब ओ वाले से भी ले सकते हैं। ठीक है, सब के सब ओ वाले से भी ले सकते हैं। फिर हमने बात करी थी यहाँ पे कौन किसको दे सकता है, तो सब खुद को तो दे ही रहे थे, प्लस ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को दे रहा था तो इसको ए वाला भी दे सकता है, और बी ब्लड ग्रुप वाला भी ए बी वाले को दे सकता था तो इसको बी वाला भी दे सकता था। तो सब अगर ए बी ब्लड ग्रुप को छोड़ दें तो हर ब्लड ग्रुप खुद को डोनेट कर सकता है, सेम ब्लड ग्रुप को, ए वाला ए को, बी वाला बी को, ओ वाला ओ को, प्लस ओ वाला रेस्ट ऑफ द सबको कर सकता है, और ए बी वाले को ए ब्लड ग्रुप वाला भी कर सकता है और बी ब्लड ग्रुप वाला भी कर सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ ब्लड ग्रुप हो गया यूनिवर्सल डोनर। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की कि किस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा। तो जब हमने पीछे एलील्स की बात करी थी तो मैंने बताया था 3 तरह के एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, IA, IB एंड I स्मॉल आई या फिर IO। IA एंड IB आर डोमिनेंट एलील, ये प्रभावी एलील हैं, जबकि स्मॉल आई या IO इज रिसेसिव एलील या अप्रभावी एलील है। तो अप्रभावी एलील के बारे में आपने पढ़ा है कि अप्रभावी एलील या रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट तभी शो करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि जब दोनों स्मॉल आई एक साथ होंगे तभी इसका इफेक्ट आएगा, वरना तो ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जबकि डोमिनेंट एलील अपना जो इफेक्ट है वो होमोजाइगस कंडीशंस में भी शो करता है ना।
और वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना इफेक्ट शो करता है। अगर आई ए के साथ स्मॉल आई हो गया तब भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और आई बी के साथ स्मॉल आई हो गया तब भी ये डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप की। ए ब्लड ग्रुप वाला जो है उसका जीनोटाइप आई ए यानी होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर हेट्रोजाइगस आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप आई बी भी हो सकता है, या फिर आई बी स्मॉल आई भी हो सकता है। चूँकि मैंने कहा था आई ए एंड आई बी बोथ आर डोमिनेंट अलील, तो जब दोनों अलील एक साथ आएंगे तो दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए दोनों के एंटीजन प्रेजेंट थे। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनोटाइप होता है स्मॉल आई, दोनों रिसेसिव एलील्स। ये था आज का टॉपिक।